मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास अपने नाम पर सिर्फ एक कॉपर कॉइन है, लेकिन जिस दिन मेरी क्लास अवेकनिंग हुई, मैंने सबसे महंगी क्लास चुनी, सोर्ड अरे मास्टर। हर कोई हंस पड़ा। सबने कहा कि मैं पागल हो गया हूं। यहाँ तक कि प्रोफेसर एडम ने भी मुझे घूर कर कहा कि मैं अपनी ही बर्बादी चुन रहा हूं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पिछली रात ही मेरा हेवंस फॉर्चून सिस्टम से बंधन हो चुका था। अब जैसे ही मैं किसी मॉन्स्टर को मारूंगा, मेरे पास सीधे गोल्ड, मटेरियल्स और स्किल बुक्स ड्रॉप होंगे। दूसरे सोर्ड अरे मास्टर्स के लिए ये क्लास उनके पूरे परिवार की दौलत निगल जाती है, लेकिन मेरे लिए इसकी कीमत सिर्फ मॉन्स्टर्स की जान है। 3 घंटे बाद ट्रायल रेल्म बंद हो जाता है। हॉल के सामने खड़ा लंबे समय से शांत स्कोर मॉन्यूमेंट अचानक कांप उठता है और तेज सुनहरी रोशनी से फट पड़ता है। हर कोई अनायास ऊपर देखता है और अगले ही पल पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। लीडर बोर्ड के सबसे ऊपर सिर्फ एक नाम खुदा हुआ था, काई। अभी 3 घंटे पहले तक यही लोग शर्त लगा रहे थे कि मैं 30 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, लेकिन अब वही नाम सबसे ऊपर चमक रहा था। इससे सिर्फ 3 घंटे पहले एज्योर क्लाउड एकेडमी के हॉल ऑफ क्लास अवेकनिंग में सैकड़ों छात्र अवेकनिंग स्टोन के चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। आज हर 18 साल के छात्र का क्लास अवेकनिंग डे था। यही वह आखिरी मौका था जब कोई साधारण इंसान अपनी किस्मत बदल सकता था। अगर किसी को कॉम्बैट क्लास मिल जाती तो वह ट्रायल रेल्म में जाकर बीस्ट्स का शिकार करता, गियर और रिसोर्सेज हासिल करता और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन अगर किसी को सिविलियन क्लास मिलती तो वहीं उसकी सीमा तय हो जाती। उसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं था। एक कॉम्बैट क्लास वाला सिर्फ एक मॉन्स्टर मारकर 100 गोल्ड के बराबर गियर पा सकता था, लेकिन सिविलियन क्लास वाले को शहर के बाहर 10 साल माइनिंग करनी पड़ती, 10 साल हर्ब्स इकट्ठा करने पड़ते या 10 साल बर्तन ठीक करने पड़ते, तब भी वह सबसे सस्ता स्किल स्टोन नहीं खरीद सकता था। कॉम्बैट क्लासेस वाले मांस खाते थे, सिविलियन क्लासेस वालों को सिर्फ बचा हुआ शोरबा मिलता था और आम लोगों को तो कटोरा भी नसीब नहीं होता था। जहां तक मेरी बात है, मैं काय, मेरी हालत तो उनसे भी बदतर थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वह कटोरा भी छिनने वाला हो। सबकी नजर में आज मुझे बस यही दुआ करनी चाहिए थी कि कोई सुरक्षित और साधारण सिविलियन क्लास मिल जाए ताकि कम से कम जिंदा रह सकूं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस पल मैंने इस हॉल में कदम रखा, उसी पल मैंने सिर्फ जिंदा रहने का सपना छोड़ दिया था। मैं पूरी बाजी पलटना चाहता था, तभी आवाज आई, अगला काय। हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया, फिर हर तरफ खिलखिलाहट गूंज उठी। इस एकेडमी का सबसे गरीब लड़का कल तक आर्काइव में स्क्रोल्स की नकल कर रहा था। दिन भर की कमाई सिर्फ 15 कॉपर कॉइन्स। लोग हंसते हुए बोले, 15 कॉपर में तो स्पिरिट राइस पॉरेज का एक कटोरा भी नहीं मिलता। इसकी औकात में तो कोई मामूली सिविलियन क्लास ही है, कम से कम खाना तो मिल जाएगा। मैंने नीचे अपनी ओर देखा। मेरे कपड़े इतने बार धुल चुके थे कि उनका रंग उड़ चुका था। कफ जगह जगह से सिले हुए थे। जूतों के तलवे लगभग घिस चुके थे। मेरा पूरा शरीर गरीबी की कहानी सुना रहा था। मेरे पास सबसे कीमती चीज सिर्फ मेरी हथेली में रखा हुआ एक कॉपर क्रिस्टल था। यही अवेकनिंग स्टोन को सक्रिय करने की फीस थी और यही पिछले 2 हफ्तों की मेरी पूरी बचत भी। उसे जुटाने के लिए मैंने लगातार 15 दिन आर्काइव में स्क्रोल्स की नकल की थी। इस दौरान मेरी उंगलियां 3 बार फट गई थीं। पिछली रात भी मैं आधी रात तक भूखा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं स्पिरिट राइस पॉरेज का एक कटोरा खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं अवेकनिंग स्टोन के सामने पहुंचा और कॉपर क्रिस्टल उसके भीतर रख दिया। हल्की गूंज के साथ स्टोन चमक उठा। मेरी आंखों के सामने एक एक करके क्लासेस दिखाई देने लगीं। माइनर, हर्बलिस्ट, अप्रेंटिस एल्केमिस्ट, रिपेयरमैन, कुक, फिर स्टैंडर्ड कॉम्बैट क्लासेस, सोर्ड्समैन, आर्चर, शील्ड गार्डियन, मेज और आखिर में एक स्पेशल क्लास, सोर्ड अरे मास्टर। जैसे ही सोर्ड अरे मास्टर दिखाई दिया, पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। अगले ही सेकंड हर तरफ शोर मच गया। सोर्ड अरे मास्टर, इसे सच में स्पेशल क्लास मिल गई। किसी ने कहा, किस्मत तो अच्छी है, लेकिन गलत परिवार में पैदा हुआ। अगर इसके पास पैसा होता तो यह क्लास इसे बहुत ताकतवर बना देती, लेकिन इसके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। दूसरा बोला, सोर्ड अरे मास्टर बनने के लिए सोर्ड वेसल, फॉर्मेशन डिस्क, स्पिरिट सैंड और फॉर्मेशन सॉइल चाहिए। हर चीज की कीमत आसमान छूती है। ये सब खरीदेगा किससे? अपनी जान देकर? पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। तभी एक लड़की ने गंभीर आवाज में कहा, काई, इस क्लास को मत चुनो। सोर्ड अरे मास्टर बुरी क्लास नहीं है, लेकिन बहुत महंगी है। अगर तुमने इसे चुना तो शुरुआती समय में पूरा सोर्ड अरे भी नहीं बना पाओगे। बिना सोर्ड्स, फॉर्मेशन डिस्क और स्पिरिट सैंड के सोर्ड अरे मास्टर एक साधारण सोर्ड्समैन से भी कमजोर होता है। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही। मैं बस नहीं चाहती कि तुम अपने हाथों अपनी आखिरी उम्मीद भी बर्बाद कर दो। वह इस हॉल की उन गिने चुने लोगों में से थी जो मुझे हंसी का पात्र नहीं समझ रही थी। मैंने यह बात मन में याद रख ली, लेकिन उनकी सलाह नहीं मानी। मैंने बिना एक पल रुके अपना हाथ बढ़ाया और सीधे सोर्ड अरे मास्टर पर रख दिया। लुकास ग्रेसन की ताना मारती आवाज बगल से आई, काई, तुम में सच में इसे चुनने की हिम्मत है?
ये सेरुअन सिटी के ग्रेसन फैमिली का यंग मास्टर लूकस ग्रेसन था। उसने अभी अभी एक दुर्लभ क्लास थंडर रून सोर्ड्समैन जागृत की थी। उसकी सोर्ड एनर्जी में पहले से ही थंडर एट्रीब्यूट मौजूद था। उसके चारों ओर लोगों की भीड़ जमा थी जो लगातार उसकी तारीफ कर रही थी। हर कोई उसे यंग मास्टर लूकस कहकर बुला रहा था। उसने अपनी बाहें मोड़ लीं और मुझे उसी तरह देखा जैसे कोई खाई में रेंगते हुए कीड़े को देखता है। क्या तुम्हें पता भी है कि सबसे सस्ती आयरन सोर्ड की कीमत क्या होती है? क्या तुम्हें लो ग्रेड स्पिरिट सैंड की कीमत पता है? क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ एक टूटी हुई फॉर्मेशन डिस्क को ठीक करवाने में कितना खर्च आता है? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा भी है? तुम सच में ये नहीं सोचते कि एक सोर्ड अरे मास्टर पेड़ की टहनियों से सोर्ड अरे बना सकता है ना? यंग मास्टर लूकस सही कह रहे हैं। काई अपने प्यारे सोर्ड अरे के लिए पीछे के पहाड़ों से टहनियां उठाकर ले आएगा। हाँ हाँ, मैं तो हंस हंस कर मर जाऊंगा। एक गरीब आदमी को अपनी औकात पता होनी चाहिए, किसी स्पेशल क्लास का सपना देखने के बजाय। मैंने लुकास की तरफ देखा। मुझे गुस्सा नहीं आया, इसलिए नहीं कि मेरा स्वभाव बहुत अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी कही हुई कोई भी बात मेरे दिमाग में जा ही नहीं रही थी। असली तमाशा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। मैं तो पहले से ही उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह हंसना बंद कर देगा। स्पेशल क्लास सिलेक्शन कंफर्म, सोर्ड अरे मास्टर वंस चोजन, दिस कैनॉट बी चेंज्ड। मैंने मन ही मन जवाब दिया, कंफर्म। एक जोरदार धमाका हुआ। अवेकनिंग स्टोन से चांदी जैसी सफेद रोशनी का विशाल स्तंभ फूट पड़ा। वह प्रकाश मेरे ऊपर उतर आया। हॉल के ऊपर धीरे धीरे 4 चमकते हुए शब्द उभरने लगे। अवेकनिंग सक्सेसफुल, क्लास सोर्ड अरे मास्टर। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर पहले से भी ज्यादा जोरदार हंसी गूंज उठी। यह पागल हो गया है। इसने सच में इसे चुन लिया। इसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। यह एक साधारण सोर्ड्समैन चुन सकता था, लेकिन नहीं, इसे तो सबसे महंगी क्लास ही चुननी थी। क्या गरीबी ने इसका दिमाग खराब कर दिया है? अब इसे लगता है कि एक स्पेशल क्लास इसकी जिंदगी बचा लेगी। काई, ये खुद अपनी बर्बादी है। मैंने किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि ठीक उसी पल मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। ऐसी आवाज जिसे सिर्फ मैं ही सुन सकता था। Player has completed class awakening. Heaven's fortune system is now active. Current system level 1 star. System ability: every monster kill has a 100% gold drop rate. Kill a common monster, earn gold equal to the monster's level x10. Kill an elite monster, earn gold equal to the monster's level x50. Kill a boss monster, earn gold equal to the monster's level x100. Kill a special monster, there is a chance to drop equipment, skill books, and class-specific materials. Starter pack incoming. You receive 1 basic formation disc. You receive 3 broken edge iron swords and the basic array technique triad sword formation. मैं लगभग जोर से हंस पड़ा। फॉर्मेशन डिस्क मिल गई, सोर्ड्स मिल गईं, स्किल्स मिल गईं। लोग कहते हैं कि सोर्ड अरे मास्टर बनने में पूरी दौलत जल जाती है, लेकिन मेरे लिए हर मॉन्स्टर जिसे मैं मारूंगा मुझे और ज्यादा गोल्ड देगा। बाकी सबके लिए यह क्लास पैसों का गड्ढा है, मेरे लिए ये एक खजाने का तहखाना है। लूना ने हल्की सी सांस छोड़ी। अब जब सबकी अवेकनिंग पूरी हो चुकी है, ट्रायल रेल्म में प्रवेश करने की तैयारी करो। उसने अपना हाथ उठाया और आगे की ओर घुमाया। हर छात्र के हाथ में एक जेड टैलिस्मैन प्रकट हो गया। ट्रायल 3 घंटे तक चलेगा। मॉन्स्टर्स को मारने से पॉइंट्स मिलेंगे। तुम्हारा स्कोर जितना ऊंचा होगा, तुम्हारा रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होगा। अगर तुम खतरे में पड़ जाओ तो जेड टैलिस्मैन को तोड़ देना। तुम तुरंत ट्रायल रेल्म से बाहर निकल जाओगे। लूकस मेरे पास आकर रुक गया। उसने अपने हाथ की लंबी तलवार घुमाई। उसकी धार पर थंडर लाइट की हल्की लकीरें चमक रही थीं। साफ था कि उसकी कीमत एक छोटी दौलत के बराबर थी। काई, रेल्म के अंदर पहुंचने के बाद बेहतर होगा कि तुम अच्छी तरह छिप जाओ। इतनी जल्दी मत मर जाना। मैंने अभी तक तुम्हारा ठीक से मजाक भी नहीं उड़ाया है। मैंने कहा, तुम सच में मेरा इतना मजाक उड़ाना चाहते हो? बिल्कुल ठीक है, फिर बाद में अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखना। लूकास एक पल के लिए रुक गया, फिर उसके होंठों पर पहले से भी ज्यादा तिरस्कार भरी मुस्कान फैल गई। अभिनय तो तुम अच्छा कर लेते हो, देखते हैं आखिर तुम किस चीज से सोर्ड अरे बनाओगे। अगले ही पल टेलीपोर्टेशन अरे चमक उठा। रोशनी ने पूरे हॉल को निगल लिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो मैं ट्रायल रेल्म के भीतर एक विशाल खुले बंजर मैदान के बीच खड़ा था। दूर नीची नीची पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं। आसपास घास और झाड़ियां हवा में झूल रही थीं। हवा में हल्की स्पिरिट एनर्जी घुली हुई थी। समय समय पर आसपास के पेड़ों से किसी मॉन्स्टर की धीमी गुर्राहट सुनाई दे जाती थी। छात्र तुरंत टीम्स बनाने लगे। आवाजें एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थीं। हमारी टीम को एक शील्ड गार्डियन चाहिए। किसी के पास हीलर है? मेजेस इधर आओ, सोर्ड्समैन को प्रायोरिटी मिलेगी। किसी ने मुझे आवाज नहीं दी। कोई मुझे अपनी टीम में भी नहीं चाहता था। उनकी नजर में यह गरीब सोर्ड अरे मास्टर सिर्फ एक बोझ था। मैं मुड़ा और रेल्म के किनारे की ओर चल पड़ा। मुझे टीममेट्स की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ मॉन्स्टर्स चाहिए। जितने ज्यादा उतना बेहतर, क्योंकि मेरे लिए उनमें से हर एक चलता फिरता सोने का ढेर है। म्यूजिक में अभी ज्यादा दूर नहीं गया था, तभी सामने की घास अचानक सरसराने लगती है और कमर तक ऊंचा ग्रे फर वाला एक क्रीचर बाहर छलांग लगा देता है।
मॉन्स्टर, क्लास, कॉमन, म्यूजिक। जैसे ही वह मुझे देखता है, एक तेज चीख निकालता है और सीधे मेरी तरफ झपट पड़ता है। वह तेज है, हैरान कर देने वाली रफ्तार से तेज। एक धुंधली ग्रे परछाई जमीन पर लपकती है और अगले ही पल मेरे बिल्कुल सामने पहुंच जाती है। उसकी बदबूदार क्लॉ सीधा मेरे गले की तरफ वार करती है। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटता। मैं बस अपना दायां हाथ उठाता हूं और कहता हूं, ट्रायड ब्लेड्स, सप्रेस एंड किल। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। मेरे पीछे से 3 ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स एक साथ बाहर निकल आती हैं। उनकी धार टूटी हुई और घिसी हुई है, लेकिन उसी पल उन पर चुभती हुई बर्फीली रोशनी चमक उठती है। पहली सोर्ड तिरछे वार करती है और मिस्ट रैट के सिर के ऊपर की जगह पूरी तरह बंद कर देती है। दूसरी जमीन के बिल्कुल पास से काटती हुई उसकी टांगों की तरफ बढ़ती है। तीसरी सोर्ड सीधा आगे वार करती है और उसके बच निकलने का आखिरी रास्ता भी बंद कर देती है। तीनों ब्लेड्स के लगने से पहले ही मिस्ट रैट से चिपकी हुई धुंध शुद्ध सोर्ड एनर्जी से चीर कर बिखर जाती है। शायद उसे खतरे का एहसास हो जाता है। वह चीखते हुए अपना शरीर मोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं म्यूजिक अपनी मुट्ठी भींचकर कहता हूँ, कन्वर्ज। एक धमाके के साथ तीनों सोर्ड्स एक साथ आगे टूट पड़ती हैं, जैसे पूरी ताकत से छोड़े गए 3 क्रॉसबो बोल्ट्स, और एक ही समय में 3 अलग अलग दिशाओं से मिस्ट रैट के शरीर को आर पार चीर देती है। पहली ब्लेड उसकी खोपड़ी को भेद कर उसे जड़ देती है, दूसरी उसकी रीढ़ काट देती है, तीसरी सीधे उसके दिल को आर पार कर देती है। एक गीली चरमराहट के साथ मिस्ट रैट हवा में ही आर पार टंगा रह जाता है। उसका शरीर बुरी तरह तड़पता है। म्यूजिक अगले ही पल ब्लेड्स की एनर्जी बाहर की ओर फट पड़ती है। उसका पूरा शरीर टुकड़ों में बिखरकर ग्रे रोशनी के बादल में बदल जाता है। किल कंफर्म्ड। लेवल 1 मिस्ट रैट, कॉमन मॉन्स्टर, गोल्ड अर्न्ड, टेंस, म्यूजिक करंट, गोल्ड। मेरी आंखें चमक उठती हैं। सच में गोल्ड गिरा, असली गोल्ड। लेकिन कॉइन्स जमीन पर नहीं गिरते, वे सीधे सिस्टम स्टोरेज में चले जाते हैं, जिसका मतलब है कि मेरे अलावा पूरी अर्थ पर कोई भी यह नहीं जान सकता कि मैं गोल्ड कमा रहा हूँ। मैं हैरान रह जाता हूँ। ये सबसे निचले टियर का मॉन्स्टर था और इसने मुझे सीधे 10 गोल्ड कॉइन्स दे दिए। 10 गोल्ड कॉइन्स। पूरे दिन स्क्रोल्स कॉपी करने पर मुझे सिर्फ 15 कॉपर मिलते हैं, और अब एक सबसे कमजोर मॉन्स्टर ने मुझे सीधे 10 गोल्ड कॉइन्स दे दिए। इतनी कमाई करने के लिए मुझे कितने दिनों तक कॉपी करना पड़ता? मैं अपनी हथेली पर रखी फॉर्मेशन डिस्क की तरफ देखता हूँ। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। ये मॉन्स्टर्स नहीं है, ये मेरी जिंदगी की पहली फॉर्च्यून है। दूर से और मिस्ट रैट्स आवाज सुनकर बाहर निकलने लगते हैं। मैं सिर उठाता हूँ। आ जाओ फिर, आज कोई नहीं भागेगा। आधे घंटे बाद उस इलाके का हर मिस्ट रैट खत्म हो चुका है। मैंने उन सबको साफ कर दिया। मेरा लेवल बढ़कर 2 हो जाता है। स्पिरिट +3, एजिलिटी +1, 2 फ्री स्टैट पॉइंट्स अर्न्ड। मैं दोनों पॉइंट्स सीधे स्पिरिट में डाल देता हूँ। सोर्ड अरे मास्टर के लिए स्पिरिट ही सब कुछ है। जितना ज्यादा स्पिरिट होगा, उतनी ज्यादा सोर्ड्स मैं एक साथ कंट्रोल कर सकूंगा, और सोर्ड अरे भी उतना ही स्थिर रहेगा। ये पूरा होते ही तीनों ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स पहले से कहीं ज्यादा आसानी से कंट्रोल होने लगती हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़कर और मॉन्स्टर्स का शिकार करने वाला होता हूँ, तभी पास से एक चीख हवा को चीर देती है। बचाओ, वहां एक एलीट मॉन्स्टर है, भागो। मैं ऊपर देखता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स पेड़ों के बीच से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते हैं। उनके पीछे एक बछड़े जितना बड़ा काला रैट पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। वह बेहद खूंखार है, पूरी तरह जंगली और हिंसक। उसकी खोपड़ी के ऊपर से एक आयरन ग्रे हॉर्न निकला हुआ है। उसके क्लॉज हर कदम पर जमीन पर इतनी जोर से पड़ते हैं कि नीचे की घास छपट जाती है। आयरन हॉर्न रैट, लेवल 3 एलीट मॉन्स्टर। मेरी आंखें चमक उठती हैं। लेवल 3 एलीट, 150 गोल्ड, और मटेरियल्स गिरने का मौका भी। ये कोई खतरा नहीं है, ये तो चलता फिरता गोल्ड से भरा बोरा है। स्टूडेंट्स तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की की टांग घायल है। वह सबसे पीछे छूटती जा रही है। वह घबराकर अपनी कमर पर हाथ मारती है, लेकिन उसका जेड टेलिस्मैन गायब है। आयरन हॉर्न रैट अब उसके बिल्कुल पीछे पहुंच चुका है। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। नहीं, मैं अपना हाथ ऊपर घुमाता हूँ। तीनों ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स हवा को चीरती हुई निकल पड़ती हैं। एक तीखी गूंज सुनाई देती है। तीनों ब्लेड्स जाकर लड़की के सामने जमीन में धंस जाती हैं। सोर्ड अरे उसी पल बन जाता है। आयरन हॉर्न रैट सीधे सिर के बल उस अरे से टकराता है, लेकिन जब ब्लेड लाइट उसकी खाल से टकराती है तो सिर्फ चिंगारियों की बारिश निकलती है। मेरी भौं हल्की सी उठ जाती है। एक एलीट मॉन्स्टर की आर्मर सच में बहुत मजबूत होती है। आयरन हॉर्न रैट दर्द से हल्का सा पीछे हटता है और तुरंत अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखता है। अगले ही पल वह लड़की को पूरी तरह छोड़ देता है। अब वह सीधे मेरी तरफ झपटता है। लड़की घबराकर चिल्लाती है, सावधान। मैं पीछे नहीं हटता। मैं अपनी स्पिरिट एनर्जी
सीधे फॉर्मेशन डिस्क में भर देता हूँ। तीनों सोर्ड्स एक साथ कांप उठती हैं। ट्राइड वर्ज ब्लेड लाइट हवा में इकट्ठी होकर एक बर्फ जैसी चमकती हुई धार बना लेती है। जैसे ही आयरन हॉर्न रैट मेरे करीब पहुंचता है, मैं उसका हॉर्न बचाते हुए एक तरफ मुड़ जाता हूं और उसी हरकत में अपना हाथ नीचे दबा देता हूं। वह बर्फीली ब्लेड सीधे उसकी आई सॉकेट में धंस जाती है। आयरन हॉर्न रैट दर्द से चीखता है और जमीन पर लुढ़क जाता है। मैं उसे पलटकर हमला करने का एक भी मौका नहीं देता। ट्रिपल स्लैश ब्लेड लाइट की 3 धारें लगातार गिरती हैं। आखिरी बार उसका गला पूरी तरह चीर देता है। आयरन हॉर्न रैट का विशाल शरीर जमीन पर भारी धमाके के साथ गिर पड़ता है। जमीन हल्की सी कांप उठती है। शॉकवेव उसके आसपास की सारी घास को दबाकर समतल कर देती है। उसका आयरन ग्रे हॉर्न मिट्टी में ढंसा रह जाता है और ठंडी चमक बिखेरता है। एक पल बाद आयरन हॉर्न रैट का शरीर धीरे धीरे ग्रे रोशनी में बदल कर घुलने लगता है। रोशनी खत्म होने के बाद जमीन पर सिर्फ सही सलामत आयरन ग्रे हॉर्न बचता है। उसी समय एक हल्की घंटी जैसी आवाज सुनाई देती है। सिर्फ मुझे दिखाई देने वाला सिस्टम नोटिफिकेशन सामने उभरता है। किल कंफर्म्ड। लेवल 3 आयरन हॉर्न रैट एलीट मॉन्स्टर। गोल्ड अर्न्ड HC50। मटेरियल डिटेक्टेड 1 आयरन हॉर्न रैट हॉर्न अवेलेबल टू कलेक्ट। करंट गोल्ड 470। मैं झुककर हॉर्न को उठाता हूं और उसे सिस्टम स्टोरेज में रख देता हूं। जहां तक 150 गोल्ड की बात है, वह पहले ही बिना किसी आवाज के सिस्टम में जा चुका है और किसी को इसका पता भी नहीं चलता। मेरी हथेली में रखा फॉर्मेशन डिस्क अभी भी गर्म है। तीनों ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स मेरे पास हवा में तैर रही हैं, जिन पर आयरन हॉर्न रैट का ग्रे खून लगा हुआ है। वे अब भी पुरानी और टूटी फूटी दिखती हैं, लेकिन अब किसी वजह से मुझे वे पहले से कहीं बेहतर लग रही हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी मुझे 150 गोल्ड कमा कर दिए हैं। जिस लड़की को मैंने बचाया था, वह अभी भी जमीन पर बैठी हुई है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है। आयरन हॉर्न रैट की क्लॉ ने उसकी दाहिनी टांग पर गहरा घाव कर दिया था। उसकी पिंडली से खून बह रहा है, फिर भी लगता है जैसे वह दर्द को पूरी तरह भूल चुकी हो। वह मुझे हैरानी से देखती है और पूछती है, क्या तुम सच में सोर्ड अरे मास्टर हो? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। क्या अवेकनिंग स्टोन लोगों से झूठ बोलता है? वह अपना मुंह खोलती है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। उसका नाम रिया है। मुझे याद है कि एकेडमी में वह मुश्किल से किसी से बात करती है। उसका परिवार भी ज्यादा संपन्न नहीं है। उसने अभी वुड स्पिरिट समनर क्लास अवेकन की है। शुरुआती लड़ाइयों में वुड स्पिरिट समनर ज्यादा ताकतवर नहीं होता, लेकिन उसके पास हीलिंग और सपोर्ट एबिलिटीज होती हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छा क्लास है। रिया अपना सिर झुकाती है और अपनी कमर से पत्ते के आकार का स्पिरिट टैलिस्मन निकालती है। वह उसे अपने घाव पर रखती है। हल्की हरी रोशनी फैलती है। खून धीरे धीरे बहना बंद हो जाता है। वह अपने होंठ काटते हुए धीरे से कहती है, धन्यवाद। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, कोई बात नहीं। सच में वह आयरन हॉर्न रैट पहले से ही मेरा एलीट टारगेट था। अगर मैं उसे बचाता भी नहीं, तब भी मैं उस मॉन्स्टर को किसी भी हालत में जाने नहीं देता। लेकिन मैं यह सब जोर से नहीं कहता। तभी पेड़ों के भीतर से कदमों की आवाज आती है। 1 से ज्यादा लोग हैं। कदमों की आवाज और साफ होती जाती है, जिनमें कुछ लोगों की हंसी भी सुनाई देती है। रिया के चेहरे का भाव हल्का सा बदल जाता है। मैं ऊपर देखता हूँ। कई लोग पेड़ों के नीचे से बाहर आते हैं। सबसे आगे लूकास है। उसके रोब्स अब भी बिल्कुल साफ हैं और उसके हाथ में एक लॉन्ग सोर्ड है, जिसकी ब्लेड पर थंडर लाइट की हल्की धाराएं बह रही हैं। साफ पता चलता है कि वह सच में एक पावरफुल वेपन है। मेरी 3 जंग लगी टूटी हुई आयरन सोर्ड्स के सामने उसकी सोर्ड सचमुच किसी ट्रेजर जैसी लगती है। लूकस के पीछे कई लोग चल रहे हैं। एक शील्ड गार्डियन, 2 सोर्ड्समैन, एक मेज और एक अप्रेंटिस हीलर। उनमें से कोई भी बुरी तरह घायल नहीं दिखता, जिससे साफ है कि उन्होंने आयरन हॉर्न रैट का सीधे सामना ही नहीं किया था। लूकस नीचे देखता है, पहले जमीन पर बची हुई धुंधली ग्रे रोशनी की तरफ, फिर मेरे पास तैरती हुई 3 ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स की तरफ। आखिर में उसकी नजर ठीक उसी जगह पर टिकती है जहां से मैंने अब भी हॉर्न उठाया था। उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त हो जाता है। काय, क्या तुमने इस आयरन हॉर्न रैट को मारा है? मैं अपने हाथों की धूल झाड़ते हुए जवाब देता हूँ। क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि यह खुद ही थक कर मर गया? लूकस की आंखों में ठंडी चमक उभर आती है। उसके पीछे खड़ा एक आदमी आगे बढ़ता है। काय, यंग मास्टर लूकस से बात करते समय अपनी जुबान संभालो। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैंने कभी उसका नाम जानने की जरूरत नहीं समझी थी और अब भी नहीं समझता। लूकस हाथ उठाकर उसे रोक देता है। वह तुरंत कुछ नहीं करता। इसके बजाय वह मुस्कुराता है, लेकिन वह मुस्कान ठंडी है, जिसमें जरा भी मजाक नहीं है। काय, इस आयरन हॉर्न रैट को सबसे पहले हमने देखा था। तुम तो बस किस्मत से यहाँ आ गए और मौका मार लिया। सुनो, बात ऐसी है, किल पॉइंट्स तुम रख लो, बस हॉर्न मुझे दे दो। राया के चेहरे का भाव तुरंत बदल जाता है। वह बिना देर किए बोल उठती है, लूकस, ये झूठ है। वह आयरन हॉर्न रैट पूरे समय हमारा पीछा कर रहा था।
अगर काई बीच में नहीं आता तो मैं अब तक मर चुकी होती। उसने उसे अकेले अपने दम पर मारा है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लूकस के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वह रिया को ठंडी नजर से घूरता है। क्या मैंने तुमसे तुम्हारी राय मांगी थी? अपनी जुबान संभालो। रिया की सांस अटक जाती है। लूकस के बगल में खड़ा शील्ड गार्डियन एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी भारी आयरन शील्ड जमीन पर जोर से गिरती है। उसके टकराने से जमीन हल्की सी कांप उठती है। शॉकवेव आसपास की घास को झुका देती है। धमकी बिल्कुल साफ थी। राया की उंगलियां कस जाती हैं। उसका चेहरा और भी पीला पड़ जाता है। वह पहले से घायल है और अगर सच में लड़ाई शुरू हो गई तो वह सिर्फ मेरे लिए बोझ बन जाएगी। इसलिए वह चुप रह जाती है। लेकिन लूकस की तरफ जो नजर वह डालती है उसमें जरा भी दोस्ताना भाव नहीं है। उसकी आंखों में खुला हुआ गुस्सा उबल रहा है। मैं लूकस की तरफ देखता हूँ। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। लूकस, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जैसे ही तुम मुंह खोलते हो किसी और की चीज तुम्हारी हो जाती है? काई, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तुम एक कंगाल नोबडी हो। बस किस्मत से तुमने एक एलीट मॉन्स्टर मार दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे तुम्हारी जिंदगी बदल गई? इस हॉर्न जैसी मटेरियल तुम्हारे हाथों में वैसे भी बेकार है। इसे मुझे दे दो। मैं इसे तुम्हारे ऊपर एक एहसान मानकर याद भी रखूंगा। ये सुनकर मेरी लगभग हंसी छूट जाती है। वह मुझे लूटना चाहता है और बदले में उम्मीद करता है कि मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। इस नोबल फैमिली का घमंड सच में आयरन हॉर्न रैट की खाल से भी ज्यादा मोटा है। मैं सपाट आवाज में कहता हूं, नहीं। हवा जैसे पूरी तरह शांत हो जाती है। लुकास के पीछे खड़े हर इंसान का चेहरा एक साथ बदल जाता है। उनमें से एक सोर्ड्समैन सीधे अपनी सोर्ड निकाल लेता है। काई, अपनी किस्मत क्लियर्स थ्रोट, ज्यादा मत आजमाओ। इस बार लूकस उसे नहीं रोकता। वह बस मुझे घूरता रहता है। उसकी आंखें पूरी तरह ठंडी हो चुकी हैं। काई, क्या तुम भूल गए कि मेरा क्लास क्या है? वह धीरे धीरे अपनी कमर से लॉन्ग सोर्ड बाहर निकालता है। थंडर रून सोर्ड म्यान से बाहर फिसलती है। उसकी ब्लेड पर नीली सफेद थंडर चमकने लगती है। उसकी रोशनी आसपास की घास तक पर ठंडी चमक बिखेर देती है। थंडर रून सोर्ड, लो टियर इक्विपमेंट, एड्स माइनर थंडर टाइप डैमेज। मेरी आंखों के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है। मेरी नजर हल्की सी बदलती है। बुरा नहीं है। मेरी 3 ब्रोकन एज आयरन सोर्ड से तो ये आसानी से ज्यादा ताकतवर है। लूकस मुझे अपनी सोर्ड की तरफ देखते हुए पकड़ लेता है। वह इसे मेरा डर समझ लेता है। उसके होंठों का कोना ऊपर उठ जाता है। देख रहे हो, इसे कहते हैं असली सोर्ड। तुम्हारे पास तैर रहे उन 3 जंग लगे कबाड़ के टुकड़ों जैसा नहीं। उसके आसपास खड़े स्टूडेंट्स भी हंसने लगते हैं। यंग मास्टर लूकास की सोर्ड की कीमत कम से कम 300 गोल्ड है। 300? क्या तुम कभी इतनी कीमत चुका भी सकते हो? काई की तीनों टूटी हुई सोर्ड्स तो सिर्फ कबाड़ हैं। तीनों को मिलाकर भी शायद 3 सिल्वर कॉइन्स के बराबर न हो। एक सोर्ड अरे मास्टर जिसके पास अच्छी सोर्ड ही न हो वह पूरी तरह बेकार होता है। मैं उनसे बहस नहीं करता क्योंकि वे पूरी तरह गलत भी नहीं है। एक सोर्ड अरे मास्टर जिसके पास अच्छी सोर्ड्स न हो वह सच में कमजोर होता है। लेकिन वे एक बात भूल रहे हैं, अरे सिर्फ सोर्ड्स पर निर्भर नहीं करता, वह उस इंसान पर निर्भर करता है जो उन्हें चलाता है। मैं अपना हाथ उठाता हूँ। तीनों ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स धीरे धीरे हवा में उठ जाती हैं। सिरे से लेकर धार तक पूरी तरह जंग लगी हुई, टूटी हुई और दरारों से भरी हुई। जितनी दयनीय सोर्ड्स हो सकती हैं वे बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं। फिर भी जब रिया उन्हें उठते हुए देखती है तो उसके चेहरे का भाव बदल जाता है क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था। यही सोर्ड्स थीं जिन्होंने आयरन हॉर्न रैट को मारा था। वह पहले से जानती है कि ये वास्तव में क्या कर सकती हैं। लूकस बस तिरस्कार से हंसता है। क्या तुम सच में मुझसे लड़ने की सोच रहे हो? मैं उसकी तरफ देखकर जवाब देता हूँ, मुझे लूटने की कोशिश तो तुम ही कर रहे थे, है ना? अगर चाहिए तो आकर ले लो। लूकस की आंखों में ठंडी चमक कौंध जाती है। तुम मौत मांग रहे हो? उसके मुंह से शब्द पूरे निकल भी नहीं पाते कि वह बिजली की तरह आगे झपट पड़ता है। उसके पैरों के नीचे की घास सोर्ड एनर्जी से फट जाती है। वह एक ही पल में दूरी खत्म करके मेरे बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। थंडर रून सोर्ड हवा को चीरती हुई मेरे कंधे की तरफ सीधा वार करती है। उसने जरा भी रहम नहीं रखा। अगर यह वार लग गया तो मेरी पूरी दाहिनी बांह खत्म हो जाएगी। काई, सावधान! रिया घबराकर चीखती है। मैं पीछे नहीं हटता। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ और मेरी हथेली में रखा फॉर्मेशन डिस्क हल्का सा घूम जाता है। मैं इनकेंटेशन बोलता हूँ। तीनों ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स एक पल में अपनी जगह बदलकर क्रॉस फॉर्मेशन बना लेती हैं। जैसे ही थंडर रून सोर्ड उस अरे से टकराती है, नीली सफेद थंडर लाइट चारों तरफ फट पड़ती है। तीनों सोर्ड्स जोर से कांप उठती हैं। उनमें से एक की ब्लेड पर एक पतली दरार तक पड़ जाती है, लेकिन लूकस का वार पूरी तरह रोक लिया जाता है। उनके आसपास गूंज रही हंसी उसी पल थम जाती है। जिसने मेरा सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था वही सोर्ड्समैन सदमे में जड़ हो जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसने रोक दिया। उन 3 टूटी हुई सोर्ड्स ने यंग मास्टर लूकस के थंडर स्ट्राइक को रोक दिया। लूकस के चेहरे का भाव भी बदल जाता है, लेकिन वह जल्दी ही संभल कर तिरस्कार से मुस्कुराता है। पहला वार रोक लिया, अब देखते हैं दूसरा भी रोक पाते हो या नहीं। वह अपनी कलाई घुमाता है और थंडर रून सोर्ड की चमक और तेज हो जाती है। थंडर स्लैश। हवा में एक तीखी दरार जैसी आवाज गूंजती है।
नीली सफेद रोशनी की एक धार सीधे मेरी छाती की तरफ लपकती है। उसकी रफ्तार आयरन हॉर्न रैट से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी मेरे लिए पर्याप्त तेज नहीं। मैं आधा कदम पीछे हटता हूँ और अपनी उंगलियां मोड़ता हूँ। मैं इनकैंटेशन बोलता हूँ। तीनों ब्रोकन आयरन सोर्ड्स तुरंत अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। वे रक्षा करना पूरी तरह छोड़ देती हैं और सीधे अटैक फॉर्मेशन में बदल जाती हैं, जाकर लूकस के चारों ओर 3 अलग अलग जगहों पर टिक जाती हैं। उनकी ब्लेड लाइट उसके चारों ओर एक ट्रायंगल बना देती है। जैसे ही लूकस आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसके कदम अचानक भारी हो जाते हैं, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। उसकी हर हरकत आधे पल के लिए धीमी पड़ जाती है, और वही आधा पल वही मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं लगातार इनकैंटेशन बोलता रहता हूँ। तीनों ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स एक साथ घूमने लगती हैं। ब्लेड लाइट एक ही समय में 3 दिशाओं से लूकस पर टूट पड़ती है, उसके व्रिस्ट, घुटने के किनारे और शोल्डर ब्लेड को निशाना बनाते हुए। ये तीनों उसकी गार्ड के सबसे कमजोर हिस्से हैं। लूकस का चेहरा बदल जाता है। वह घबराकर अपनी सोर्ड घुमाकर बचाव करता है। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगती हैं। थंडर लाइट हर दिशा में बेकाबू होकर फट पड़ती है। उसके हाथ में मौजूद थंडर रून सोर्ड सच में बेहद ताकतवर है। इसमें कोई शक नहीं कि वह मेरी ब्रोकन एज आयरन सोर्ड से कहीं मजबूत है। हर टकराव के साथ मेरी सोर्ड जोर से कांप उठती हैं, लेकिन मेरे पास 3 सोर्ड्स हैं, उसके पास सिर्फ एक। वह सामने का बचाव कर सकता है, लेकिन दोनों तरफ का नहीं। और अगर वह साइड बचाने के लिए मुड़ता है तो उसका फ्रंट और बैक दोनों पूरी तरह खुल जाते हैं। मुश्किल से 1 दर्जन सांसों के भीतर ही ब्लेड लाइट उसकी स्लीव को चीर देती है। उसके कंधे पर एक ताजा घाव खुल जाता है। खून बहकर उसकी पहले बिल्कुल साफ रोब्स को लाल रंग से रंग देता है। लूकस का चेहरा बेहद बदसूरत हो जाता है, घाव की वजह से नहीं, बल्कि इस अपमान की वजह से। वह ग्रेसन फैमिली का घमंडी यंग मास्टर है, एक रेयर क्लास थंडर रून सोर्ड्समैन, और फिर भी वह मेरे जैसे कंगाल सोर्ड अरे मास्टर से दबाया जा रहा है, वह भी सबके सामने। वह इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। काई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ 3 टूटी हुई सोर्ड्स से तुम मुझे हरा दोगे? वह अपनी सोर्ड दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है। थंडर रून सोर्ड की रोशनी अचानक उफान मारने लगती है। ब्लेड पर नीली सफेद थंडर रून्स एक एक करके चमक उठती हैं। हवा में हल्की सी बिजली की कड़क गूंजने लगती है। रिया का चेहरा बदल जाता है। ये थंडर रून फॉर्मेशन है। इसे वेपन्स और अरेज दोनों को तोड़ने के लिए बनाया गया है। कई, पीछे हटो। लुकास मुस्कुराता है। बहुत देर हो चुकी। वह पूरी ताकत से अपनी सोर्ड नीचे गिराता है। एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है। थंडर से भरी शॉक वेव्स का एक घेरा ब्लेड के किनारे से चारों तरफ फैल जाता है। मेरी तीनों ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स एक साथ बुरी तरह कांप उठती हैं। अरे की रोशनी धीरे धीरे टेढ़ी होने लगती है और टूटने लगती है। अगले ही पल तीनों सोर्ड्स जबरदस्त ताकत से उछाल दी जाती हैं। उनमें से एक पास के पेड़ के तने से जाकर सीधी टकराती है। ब्लेड हिलती रहती है और उस पर पड़ी दरार लगभग हिल्ट तक फैल जाती है। अरे टूट चुका है। लुकस उसी मौके का फायदा उठाकर सीधा मेरी तरफ झपटता है। उसकी आंखों में सिर्फ बेरहमी जल रही है। सब खत्म हो गया। थंडर रून सोर्ड सीधे मेरी छाती की तरफ वार करती है। उसका हमला तेज और बिल्कुल निर्दयी है। आसपास खड़े कई स्टूडेंट्स के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। रिया अपनी घायल टांग के दर्द के बावजूद उठने की कोशिश करती है, लेकिन लड़खड़ा जाती है। फिर भी मैं बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि शुरुआत से ही मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। लुकस सोचता है कि मेरी सोर्ड्स को उड़ा देने का मतलब उसकी जीत हो चुकी है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि मैंने अभी जो आयरन हॉर्न रैट हॉर्न हासिल किया है वही मेरी अरे को मजबूत करने के लिए बिल्कुल सही मटेरियल है। मेरे मन में एक ख्याल आता है और आयरन ग्रे हॉर्न तुरंत मेरी हथेली में प्रकट हो जाता है। यूजेबल अरे मटेरियल डिटेक्टेड। आयरन हॉर्न रैट हॉर्न। कंज्यूम दिस मटेरियल टू टेम्पोररीली रीइंफोर्स द ट्रायड सोर्ड फॉर्मेशन। मैं मन ही मन जवाब देता हूँ, कंफर्म। अगले ही पल वह हॉर्न ग्रे रोशनी में बदलकर फॉर्मेशन डिस्क के अंदर समा जाता है। जो डिस्क अभी तक फीकी थी वह अचानक तेज रोशनी से चमक उठती है। दूर जा गिरी मेरी तीनों सोर्ड्स एक साथ गूंज उठती हैं। एक गहरी कंपन भरी आवाज फैलती है। उनकी ब्लेड्स पर आयरन ग्रे चमक फैल जाती है। जो दरार अभी पूरी तरह फैलने वाली थी वह जबरदस्ती बंद हो जाती है। तीनों ब्लेड्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। ट्रायड सोर्ड फॉर्मेशन टेम्पोररीली रीइंफोर्स्ड। सक्सेस। एडेड इफेक्ट आर्मर ब्रेक। लूकस की थंडर रून सोर्ड अब मेरी छाती से 3 फीट से भी कम दूरी पर है। जैसे ही उसकी नजर फॉर्मेशन डिस्क की चमक पर पड़ती है, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ जाती हैं। बुरा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपना हाथ उठाकर नीचे दबाता हूँ। ट्रायड कन्वर्ज। तीनों ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स 3 अलग अलग दिशाओं से हवा को चीरती हुई आती हैं। इस बार वे अलग अलग वार नहीं करती, बल्कि हवा में ही मिलकर आयरन ग्रे लाइट की एक ही विशाल धार बन जाती है। लूकस घबराकर अपनी सोर्ड वापस खींचता है और जल्दबाजी में बचाव करता है। जैसे ही ब्लेड लाइट थंडर रून सोर्ड से टकराती है, इस बार कोई चिंगारियां नहीं उड़ती, सिर्फ एक तेज आवाज गूंजती है।
क्रैक! लूकस के हाथ में मौजूद थंडर रून सोर्ड बीच से फट जाती है। उसका चेहरा उसी पल बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। असंभव! मेरी थंडर रून सोर्ड कैसे टूट सकती है? लेकिन मैं नहीं रुकता। एक जोरदार धमाके के साथ आयरन ग्रे ब्लेड लाइट उस पर टूट पड़ती है। लूकस हवा में उछलकर पीछे जा गिरता है और जोर से जमीन पर टकराता है। उसके गिरने से धूल और फटी हुई घास चारों तरफ उड़ जाती है। उसकी जो रोब्स कुछ पल पहले तक बिल्कुल साफ थीं, अब पूरी तरह गंदी हो चुकी हैं। एक ही पल में उसकी हालत पूरी तरह बिखर जाती है। थंडर रून सोर्ड उसके हाथ से छूटकर उड़ती है और ब्लेड के बल मिट्टी में धंस जाती है। उसकी गार्ड से लेकर टिप तक एक लंबी दरार साफ दिखाई देती है। चारों तरफ पूरी खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी कुछ देर पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वे सब सदमे में जड़ हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके गले दबा दिए हों। उनमें से कोई एक शब्द तक नहीं बोल पाता। यहाँ तक कि रिया भी स्तब्ध रह जाती है। वह हैरानी से मुझे देखती है, फिर मिट्टी में पड़े लूकस की तरफ नजर घुमाती है। कुछ पल के लिए उसकी सांस तक हल्की पड़ जाती है। जो लोग कुछ देर पहले मुझ पर हंस रहे थे, वे सब अब चुप हैं। हर एक का मुंह बंद है, क्योंकि जमीन पर पड़ा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि सिरवन सिटी की ग्रेसन फैमिली का यंग मास्टर लूकास है। वही रेयर क्लास थंडर सोर्ड्समैन जिसने आज ही अवेकनिंग किया था। उनका लीडर, वह इंसान जिसे कभी हारना नहीं चाहिए था। वही आदमी जिसने कुछ देर पहले मुझसे हॉर्न मांगने की कोशिश की थी और अब उसकी सोर्ड टूटी हुई जमीन पर पड़ी है और वह खुद भी वहीं गिरा हुआ है। दूसरी तरफ मेरी तीनों ब्रोकन आयरन सोर्ड्स अब भी मेरे पास हवा में पूरी मजबूती से तैर रही हैं। वही 3 सोर्ड्स जिन्हें अभी कुछ देर पहले सबने कबाड़ कहा था। यकीन करना मुश्किल है, जिस नोबल यंग मास्टर पर सबको गर्व था, वह उसी गरीब सोर्ड अरे मास्टर से हार गया जिसका सब मजाक उड़ा रहे थे। मैं उसके पास जाकर झुकता हूँ और टूटी हुई थंडर रून सोर्ड उठा लेता हूँ। लूकस का चेहरा घबराहट से मरोड़ खा जाता है। वह खुद को उठाने की कोशिश करते हुए चिल्लाता है, काई, मेरी सोर्ड को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, कुछ देर पहले तुम ही मेरा मटेरियल छीनने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट वसूल रहा हूँ। ये ग्रेसन फैमिली की चीज है। अगर तुम इसे ले गए तो ग्रेसन फैमिली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, लूकस, ये ट्रायल रेल्म है। इसके रूल्स बिल्कुल साफ लिखे हुए हैं। लड़ाई में जो जीता जाता है वह उसी का होता है जो उसे रखने की ताकत रखता है। फिर मैं उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, तुम मुझे हरा नहीं पाए, इसलिए इसे खोने का दोष किसी और को मत दो। लूकस का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। वह जवाब देना चाहता है, लेकिन इतने लोगों के सामने उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। सबसे पहले हॉर्न छीनने की कोशिश उसी ने की थी। पहला हमला भी उसी ने किया था और अब हारने वाला भी वही है। अगर वह अब ग्रेसन फैमिली का नाम लेकर धमकी देगा तो उसकी बेइज्जती और बढ़ेगी। मैं उसकी तरफ देखना छोड़ देता हूँ और ट्रायल रेल्म के अंदर की ओर चल पड़ता हूँ। राया अपनी घायल टांग का दर्द सहते हुए मेरे पीछे चलने लगती है। वह मेरे हाथ में पकड़ी थंडर रून सोर्ड की तरफ देखकर धीरे से पूछती है, काई, क्या तुम सच में उसकी सोर्ड ले जा रहे हो? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। क्या मुझे यह वापस उसे दे देनी चाहिए? नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। बस मुझे नहीं लगता कि वह इस बात को इतनी आसानी से जाने देगा। मैं शांत स्वर में कहता हूँ, वह इसे जाने देता है या नहीं, यह उसका मामला है। अपनी जीत की चीज लेना मेरा मामला है। रिया कुछ पल चुप रहती है, फिर हल्का सा सिर हिला देती है। हम काफी दूर निकल जाते हैं और जब मुझे यकीन हो जाता है कि लूकस और उसके लोग हमारा पीछा नहीं कर रहे, तब मैं एक प्राचीन पेड़ के पीछे रुक जाता हूँ। मैं अपने हाथ में पकड़ी टूटी हुई थंडर रून सोर्ड की तरफ देखता हूँ। अगले ही पल एक सिस्टम नोटिफिकेशन मेरे सामने उभरता है। डिसमेंटल इक्विपमेंट डिटेक्टेड, ब्रोकन थंडर रून सोर्ड, डिसमेंटलिंग यील्ड्स 100 गोल्ड एंड 2 यूनिट्स ऑफ थंडर रून आयरन। ये देखकर मेरी आंखें चमक उठती हैं। ये तो ऐसा फायदा है जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। मेरा इरादा तो सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट वसूलने का था, लेकिन निकला यह कि लूकस की सोर्ड को तोड़कर गोल्ड भी मिल सकता है। मैं मन ही मन जवाब देता हूँ, डिसमेंटल, डिसमेंटलिंग सक्सेसफुल, गोल्ड अर्नड 100। टूटी हुई सोर्ड मेरे हाथ में ही रोशनी के अनगिनत छोटे छोटे कणों में बदलकर बिखर जाती है। अब सिर्फ अंगूठे जितने आकार के नीले ग्रे मेटल के 2 टुकड़े बचे हैं। उनकी सतह पर हल्के हल्के थंडर रून्स चमक रहे हैं। यही वह चीज है जिसकी मुझे अपनी सोर्ड्स को रीइंफोर्स करने के लिए जरूरत थी। रिया पास खड़ी उस सोर्ड को देख रही है जो अभी अभी हवा में गायब हो गई। उसके चेहरे पर पूरी उलझन साफ दिखाई देती है। सोर्ड कहाँ गई? मैं बिना अपना भाव बदले जवाब देता हूँ, वह बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। रिया साफ समझ जाती है कि मैं पूरी बात नहीं बता रहा, लेकिन वह इतनी समझदार है कि आगे कुछ नहीं पूछती। तभी पेड़ों की गहराई में हलचल होती है। कुछ धीमी, गले से निकलती हुई गुर्राहट सुनाई देती है। आवाज धीमी है, लेकिन उसमें ऐसा खतरा छिपा है जो गले में अटक जाए। वे मिस्ट रैट से कहीं ज्यादा डरावने हैं और उनकी संख्या आयरन हॉर्न रैट से भी कहीं अधिक है। मैं ऊपर देखता हूँ। थोड़ी दूरी पर पेड़ों के बीच परछाइयां हिलती हैं। कई ग्रे काले साए जमीन से सटकर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। घास जगह जगह दबती चली जाती है। उनका आकार वुल्व्स जैसा है, लेकिन वे कहीं ज्यादा दुबले हैं। उनकी रीढ़ ऊंची उठी हुई है, हाथ पैर लंबे
और अस्वाभाविक तरीके से मुड़े हुए हैं। उनकी आंखें अजीब सी हरी रोशनी से चमक रही हैं। सबसे अलग उनकी आगे की क्लॉज हैं, जो पूरे 6 इंच लंबी हैं, और उनके सिरे गहरे हरे जहर से चमक रहे हैं। जब भी उनकी क्लॉ जमीन को छूती है, वहां की घास तुरंत मुड़कर काली पड़ जाती है। रॉट क्लॉ बीस्ट, लेवल 3, कॉमन मॉन्स्टर। सिर्फ एक नहीं, कम से कम 7 या 8। रिया का चेहरा बदल जाता है। रॉट क्लॉ बीस्ट पैक, ये बहुत तेज होते हैं। इनके क्लॉज जहरीले हैं। बस एक खरोंच और जहर सीधे खून में फैल जाता है। हमें इनके पास से निकल जाना चाहिए। मैं उनकी तरफ बढ़ती परछाइयों को देखता हूँ और मेरी आंखें सिर्फ और ज्यादा चमक उठती हैं। लेवल 3 कॉमन मॉन्स्टर्स, हर एक 30 गोल्ड आर्ट, मतलब पूरे 240 गोल्ड। बाकी सबके लिए ये मॉन्स्टर्स का एक खतरनाक झुंड है, लेकिन मेरे लिए ये गोल्ड का ढेर है। और सबसे अच्छी बात, ये खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। मैं पीछे नहीं हटता। इसके बजाय मैं अपनी तीनों ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स निकालता हूँ और अपने हाथ में डिसमेंटल्ड सोर्ड से मिले थंडर रून आयरन के दोनों टुकड़े पकड़ लेता हूँ। उसी पल तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई देता है। रीइंफोर्समेंट मटेरियल डिटेक्टेड, 2 यूनिट्स ऑफ थंडर रून आयरन, कंज्यूम बोथ टू रीइंफोर्स द ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स। मैं एक पल भी नहीं सोचता, तुरंत जवाब देता हूँ, यस। अगले ही पल थंडर रून आयरन के दोनों टुकड़े नीली ग्रे रोशनी में बदल जाते हैं और मेरी 2 ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स में समा जाते हैं। एक धीमी गूंज फैलती है। दोनों ब्लेड्स हल्के से कांपती हैं। उनकी धार बदलने लगती है। उन पर जमी हुई जंग धीरे धीरे गायब होने लगती है। गहरी दरारों के बीच हल्के थंडर रून्स उभर आते हैं, यहाँ तक कि उनकी ब्लेड की स्पाइन भी बदल जाती है। उस पर नीली सफेद 2 पतली रेखाएं फैल जाती हैं। वे अब भी किसी मास्टर वर्क सोर्ड के बराबर नहीं हैं, लेकिन पहले वाले जंग लगे कबाड़ से तुलना की जाए तो ये बहुत बड़ी छलांग है। रीइंफोर्समेंट सक्सेसफुल, यू नाउ पोजेस 2 थंडर आयरन सोर्ड्स। रिया स्तब्ध होकर देखती रह जाती है। वह साफ समझ नहीं पा रही कि इतनी टूटी फूटी सोर्ड्स अचानक इस तरह कैसे बदल गईं। आखिर लूकस की थंडर रून सोर्ड बेकार तो टूटी नहीं थी। रिया चुप हो जाती है। आखिरकार उसे सब समझ आ जाता है। लूकस ने सिर्फ अपनी सोर्ड नहीं गंवाई, उसने अपने ही हाथों से अपनी ताकत मेरी सोर्ड्स में डाल दी। मैं अपना हाथ उठाता हूँ। 2 थंडर आयरन सोर्ड्स मेरी बाईं तरफ हवा में तैरने लगती हैं। उनकी ब्लेड्स पर हल्के थंडर रून्स चमक रहे हैं और धीमी गूंज निकाल रहे हैं। एक बची हुई ब्रोकन एज आयरन सोर्ड मेरी दाईं तरफ तैरती है। फॉर्मेशन डिस्क मेरी हथेली में धीरे धीरे घूमता रहता है। पेड़ों के बीच रॉट क्लॉ बीस्ट पैक अब पूरी तरह हमें घेर चुका है। वे तुरंत हमला नहीं करते, इसके बजाय वे अपनी पीठ मोड़कर धीरे धीरे हमारे चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। उनकी डरावनी हरी आंखें लगातार मुझ पर और रिया पर टिकी रहती हैं। उनके गलों से धीमी गुर्राहट निकलती रहती है। उनमें से एक रॉट क्लॉ बीस्ट अपना आगे वाला पंजा उठाकर पास की पेड़ की जड़ पर हल्के से फेरता है। लकड़ी पर तुरंत 3 जली हुई क्लॉ मार्क्स उभर आते हैं। रिया अनजाने में अपनी स्टाफ को और कसकर पकड़ लेती है। कई, क्या हम सच में यहाँ से नहीं जा रहे? मैं पूरे पैक की तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। जाई, जब गोल्ड खुद चलकर हमारे पास आ रहा है तो मैं क्यों जाऊं? मेरे मुंह से शब्द पूरे निकलते भी नहीं कि सबसे आगे वाला रॉट क्लॉ बीस्ट नीचे झुकता है, अपने पिछले पैरों से जमीन पर जोर लगाता है और धनुष से निकले तीर की तरह मेरी तरफ झपट पड़ता है। उसकी क्लॉ हवा को चीरती हुई सीधे मेरे गले की तरफ बढ़ती है। मैं भी एक कदम आगे बढ़कर उसका सामना करता हूँ। उसी पल मेरी तीनों सोर्ड्स एक साथ गूंज उठती हैं। ट्रायड सोर्ड फॉर्मेशन, एक गहरी कंपन भरी आवाज फैलती है। दोनों थंडर आयरन सोर्ड्स सबसे पहले आगे बढ़ती हैं और हवा को चीर देती हैं। उनकी ब्लेड्स पर नीली सफेद थंडर रून्स चमक उठते हैं। अगले ही पल ब्लेड लाइट कौंधती है और सीधे रॉट क्लॉ बीस्ट की जहरीली आगे वाली क्लॉज को काटने के लिए बढ़ती है। उसी समय एज्योर क्लाउड एकेडमी के हॉल ऑफ क्लास अवेकनिंग में हवा के बीच एक विशाल स्कोर बोर्ड तैर रहा है, जो सभी की रैंकिंग्स को रियल टाइम में दिखा रहा है। सबसे ऊपर अब भी लूकस का नाम लिखा है। फर्स्ट प्लेस लूकस, स्कोर 190। सेकंड प्लेस शाओयुएन, स्कोर 130। थर्ड प्लेस चेनुआ, स्कोर अनटोडेन। जहां तक मेरे नाम की बात है, कुछ ही पल पहले तक मैं टॉप 10 से भी बाहर था, लेकिन ठीक उसी समय लीडर बोर्ड अचानक कांप उठता है। मेरा नाम अविश्वसनीय रफ्तार से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। 9th प्लेस काय, स्कोर इंचोलीज। 5th प्लेस काय, स्कोर 230। सेकंड प्लेस काय, स्कोर 380। फिर बोर्ड एक बार और रिफ्रेश होता है और इस बार सबसे ऊपर लिखा होता है फर्स्ट प्लेस काय, स्कोर 510। पूरा हॉल एक ही पल में खामोश हो जाता है। प्रोफेसर एडम का सिर झटके से ऊपर उठता है। लूना भी वहीं की वहीं ठिठक जाती है। एक इंस्ट्रक्टर हैरानी से बोल पड़ता है, काई, उसका स्कोर इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है? उसके मुंह से शब्द पूरे निकल भी नहीं पाते कि लीडर बोर्ड फिर बदल जाता है। फर्स्ट प्लेस काई, स्कोर 570। सेकंड प्लेस लूकस, स्कोर 190। थर्ड प्लेस जाओ युएन, स्कोर 130। इस पल पूरे हॉल में ऐसी खामोशी छा जाती है कि कोई कुछ नहीं बोलता, कोई हंसता भी नहीं। हर एक की नजर सिर्फ सबसे ऊपर लिखे उस नाम पर टिक जाती है।
सिर्फ 3 घंटे पहले यही लोग कह रहे थे कि मेरा भविष्य खत्म हो चुका है। मुझे एक कंगाल नोबडी कह रहे थे कि मुझे सोड अरे मास्टर चुनने का हक ही नहीं था। कह रहे थे कि मैं ट्रायल रेल में 30 मिनट भी नहीं टिक पाऊंगा। और अब मैं फर्स्ट प्लेस पर हूँ, लूकस सेकंड प्लेस पर है। मेरा स्कोर सिर्फ उससे आगे नहीं है, बल्कि लगभग 3 गुना ज्यादा है। प्रोफेसर एडम स्कोरबोर्ड के नीचे खड़ा है। उसके चेहरे का रंग बार बार बदल रहा है। उसके अपने ही शब्द सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसे अब भी पूरे हॉल में गूंज रहे हैं। लेकिन बोर्ड पर लिखा मेरा नाम किसी भी बहस से कहीं ज्यादा जोर से सच साबित कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि वह गलत था। लूना की आंखों में हल्की सी चमक उभरती है। वह स्कोरबोर्ड के सबसे ऊपर लिखे नाम को देखते हुए धीरे से बुदबुदाती है, काई, आखिर तुम अंदर कर क्या रहे हो? उसी समय वापस ट्रायल रेल्म में जैसे ही पहला रॉट क्लॉ बीस्ट छलांग लगाता है, मेरा हाथ पहले ही ऊपर उठ चुका होता है। दोनों थंडर आयरन सोर्ड्स मेरे दोनों ओर हवा में तैर रही हैं। उनकी ब्लेड्स पर बने थंडर रून्स हल्के हल्के चमक रहे हैं और धीमी गूंज निकाल रहे हैं। आखिरी ब्रोकन एज आयरन सोर्ड मेरे सामने रक्षा के लिए खड़ी है। तीनों सोर्ड्स मिलकर एक ट्रायंगल बनाती हैं। मेरी हथेली में रखा फॉर्मेशन डिस्क चमक रहा है और धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। रॉट क्लॉ बीस्ट की आंखें डरावनी हरी रोशनी से चमक रही हैं और बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही हैं। वह अभी अभी झाड़ियों को चीरकर बाहर निकला है। उसके पीछे उड़ी हुई पत्तियां अभी जमीन पर गिरी भी नहीं हैं और उनके किनारे पहले ही काले पड़ने लगे हैं। रिया का चेहरा हल्का सा सफेद पड़ जाता है। काई, उसकी क्लॉज से बचना। उसका वेनम किसी भी घाव से सीधे ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। अगले ही पल रॉट क्लॉ बीस्ट अपने पिछले पैरों से जोर लगाकर छलांग लगाता है। उसकी परछाई जमीन से सटकर मेरी तरफ दौड़ती है। मैं पीछे नहीं हटता। फॉर्मेशन डिस्क मेरी हथेली में घूमता है। मैं इनकेंटेशन बोलता हूँ। तीनों सोर्ड्स एक साथ गूंज उठती हैं। दोनों थंडर आयरन सोर्ड्स सबसे पहले आगे निकलती हैं, एक बाईं तरफ से, दूसरी दाईं तरफ से। उनकी ब्लेड्स पर थंडर चमकती है और वे सीधे बीस्ट के आगे वाले पैरों के जॉइंट्स की तरफ वार करती हैं। एक गीली चरमराहट की आवाज आती है। दोनों ब्लेड लाइट्स एक दूसरे को पार करती हुई निकल जाती हैं और रॉट क्लॉ बीस्ट की चमकती हुई जहरीली क्लॉज एक ही वार में कटकर अलग हो जाती हैं। गहरे हरे रंग का जहरीला खून घास पर बिखर जाता है और जहां जहां वह गिरता है वहां की घास तुरंत मुड़कर काली पड़ जाती है। रिया की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। ये जहर बहुत खतरनाक है। मेरी नजर ठंडी हो जाती है। अच्छा हुआ इसे पास नहीं आने दिया, वरना हल्की सी खरोंच भी बड़ी मुसीबत बन जाती। रॉट क्लॉ बीस्ट अब अपाहिज हो चुका है, लेकिन उसकी रफ्तार अब भी उसे मेरी तरफ धकेल रही है। वह अपने दांत निकालकर गरजता है। उसके गले से एक खुरदुरी चीख निकलती है। मैं अपनी उंगलियां हल्के से नीचे करता हूँ। आखिरी ब्रोकन एज आयरन सोर्ड ऊपर से छाप बनाती हुई नीचे गिरती है। उसकी ब्लेड लाइट को कोई रोक नहीं सकता। वह सीधे रॉट क्लॉ बीस्ट की खोपड़ी में धंस जाती है। उसकी चीख उसी पल हमेशा के लिए रुक जाती है। उसका विशाल शरीर मेरे सामने गिरता है और तुरंत ग्रे रोशनी के बादल में बदलकर गायब हो जाता है। किल कंफर्म्ड। लेवल 3 रॉट क्लॉ बीस्ट, कॉमन मॉन्स्टर। गोल्ड अर्नड 30, करंट गोल्ड 600, गोल्ड रिसीव्ड। मेरी आंखें और भी ज्यादा चमक उठती हैं। इस हलचल से बाकी पूरा पैक भी पेड़ों के बीच से बाहर निकल आता है। वे सभी एक साथ मेरी तरफ दौड़ पड़ते हैं। 1, 2, 3, कुल 7। वे चारों पैरों पर दौड़ते हुए घास और बिखरे पत्थरों के बीच बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। उनकी क्लॉज चट्टानों पर रगड़ खाती हैं और हर कदम पर तीखी आवाज निकालती हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मैं बाईं तरफ वाले 2 को रोकती हूँ। राया अपनी स्टाफ उठाती है। हल्की हरी रोशनी चमक उठती है। जमीन से 2 बेलें निकलती हैं और बाईं तरफ वाले 2 बीस्ट्स के पैरों में लिपट जाती हैं। लेकिन वह अभी भी घायल है और उसकी स्पिरिट एनर्जी साफ तौर पर अस्थिर है। बेलें मुश्किल से एक पल तक उन्हें रोक पाती हैं। फिर रॉट क्लॉ बीस्ट्स उन्हें सीधे चीरकर बाहर निकल आते हैं। राया दर्द से कराह उठती है और उसका चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ जाता है। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। मेरे पीछे रहो, इन्हें तुम्हें छूने मत देना। लेकिन तुम अकेले, मैं उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ। मैं अकेला ही काफी हूँ। मेरे मुंह से शब्द पूरे निकलते भी नहीं कि 7 रॉट क्लॉ बीस्ट्स एक साथ छलांग लगा देते हैं। उनकी रफ्तार से उठी शॉक वेव घास को जमीन पर दबा देती है। जहरीली क्लॉज हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है और उनके पीछे गहरे हरे रंग की लकीरें छूट जाती हैं। मैं आधा कदम पीछे हटता हूँ। फॉर्मेशन डिस्क तेजी से घूमता है। मैं इनकेंटेशन बोलता हूँ। तीनों सोर्ड्स उसी पल हरकत में आ जाती हैं। ब्रोकन एज आयरन सोर्ड बीच में रक्षा संभालती है, जबकि दोनों थंडर आयरन सोर्ड्स हमला करती हैं। बाईं तरफ वाली सोर्ड पहले बीस्ट का गला चीर देती है। दाईं तरफ वाली दूसरी बीस्ट की आई सॉकेट को आर पार भेद देती है। तीसरा बीस्ट पीछे की तरफ से मेरी बगल पर झपटता है। मैं ऐसे प्रतिक्रिया देता हूँ जैसे मेरी पीठ पर भी आंखें हों। मैं हल्का सा अपनी उंगलियां मोड़ता हूँ। ब्रोकन एज आयरन सोर्ड एक झटके में बगल की तरफ घूमती है। जैसे ही उसकी क्लॉ ब्लेड की सपाट सतह से टकराकर रुकती है, एक थंडर आयरन सोर्ड घूम कर आती है और एक ही वार में उसकी गर्दन अलग कर देती है। गहरा हरा खून पास के पेड़ के तने पर बिखर जाता है। जहां वह गिरता है वहां पेड़ की छाल हल्की सी सिसकारियां भरती है। रिया यह सब देख रही है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। अब आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि मैं यहाँ रुकने से क्यों नहीं डर रहा था। बाकी सबके लिए यह मॉन्स्टर्स का एक खतरनाक झुंड है, लेकिन मेरे लिए यह गोल्ड का ढेर है
और ये खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। किल कंफर्म्ड। लेवल 3 रॉट क्लॉ बीस्ट। गोल्ड अर्नड 30। किल कंफर्म्ड। लेवल 3 रॉट क्लॉ बीस्ट। गोल्ड अर्नड 30। किल कंफर्म्ड। लेवल 3 रॉट क्लॉ बीस्ट। गोल्ड अर्नड 30। सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार एक के बाद एक बजती रहती हैं। मैं रुकता नहीं। मैं घास और बिखरे पत्थरों के ऊपर हल्के कदमों से फिसलता हुआ आगे बढ़ता रहता हूँ। रॉट क्लॉ बीस्ट्स तेज हैं, सटीक हैं और बेहद हिंसक हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सोर्ड अरे को तोड़ नहीं पाता। तीनों सोर्ड्स शुद्ध रोशनी की धारियों की तरह लगातार पेड़ों के बीच घूमती रहती हैं। हर बार ब्लेड लाइट चमकती है, एक और रॉट क्लॉ बीस्ट गिर जाता है। आखिरी बचा बीस्ट खतरे को समझ जाता है और मुड़कर भागने की कोशिश करता है। मैं अपना हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा करता हूँ। एक थंडर आयरन सोर्ड बिजली की पतली चमक बनकर उड़ती है। उसकी खोपड़ी के पीछे से आर पार निकलती हुई माथे से बाहर निकल जाती है। उसका शरीर उसी पल अकड़ जाता है और फिर जमीन पर गिर पड़ता है। किल कंफर्म्ड। लेवल 3 रॉट क्लॉ बीस्ट। गोल्ड अर्नड 30। करंट गोल्ड 810। बाकी बचे 7 रॉट क्लॉ बीस्ट्स पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। पूरा इलाका तबाह पड़ा है। घास और झाड़ियां जगह जगह उखड़ी हुई हैं। चट्टानों पर अब भी जहरीली क्लॉज के गहरे निशान बने हुए हैं। हवा में स्पिरिट एनर्जी की हल्की लहरें अब भी तैर रही हैं। रिया मेरे ठीक पीछे खड़ी है। उसकी स्टाफ अब भी उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई है। वह लंबे समय तक वहीं जमी रहती है। काय, क्या तुमने सच में आज ही अवेकनिंग की है? मैं अपनी तीनों सोर्ड्स वापस बुला लेता हूँ। क्या तुमने भी आज ही नहीं की? मैं सपाट आवाज में कहता हूँ। रिया चुप हो जाती है। हाँ, उसने भी आज ही अवेकनिंग की है, लेकिन वह मुश्किल से 2 रॉट क्लॉ बीस्ट्स को रोक पाई, जबकि मैंने पूरे पैक को अकेले खत्म कर दिया। एक ही दिन, एक ही शुरुआत। फिर भी हमारे बीच का अंतर इतना बड़ा है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। तभी मेरे पूरे शरीर में गर्माहट की एक लहर दौड़ जाती है। लेवल अप टू 3 स्पिरिट 0.3 एजिलिटी 0.1 2 फ्री स्टैट पॉइंट्स अर्नड। मैं बिना एक पल गंवाए दोनों पॉइंट्स फिर से सीधे स्पिरिट में डाल देता हूँ। अभी मुझे सबसे ज्यादा स्पिरिट बढ़ाने की जरूरत है। जैसे ही यह बढ़ता है, मुझे तुरंत फर्क महसूस होता है। फॉर्मेशन डिस्क और मेरी तीनों सोर्ड्स के बीच का कनेक्शन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। पहले तीनों सोर्ड्स को कंट्रोल करना ऐसा लगता था जैसे किसी पतले पर्दे के पार हाथ बढ़ा रहा हूँ। अब वह पर्दा काफी पतला हो चुका है। दोनों थंडर आयरन सोर्ड्स मेरे पास हल्के हल्के कांपती हैं, जैसे उनमें अपनी कोई इच्छा पैदा हो गई हो। रिया मुझे ध्यान से देखती है। उसके चेहरे पर उलझन भरे भाव हैं। तुम फिर से लेवल अप हो गए? मैं सिर हिलाता हूँ। हाँ। वह मुंह खोलती है और आखिरकार बस इतना कह पाती है, यह बहुत तेज है। मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान पहले ही सिस्टम शॉप पर जा चुका है। अब जब मैं लेवल 3 पर पहुंच गया हूं, शॉप में आखिरकार नए आइटम्स अनलॉक हो गए हैं। 1 स्टार सिस्टम शॉप। बेसिक आयरन सोर्ड 50 गोल्ड। लो ग्रेड स्पिरिट सैंड 100 गोल्ड। ब्लैंक अरे रून पेपर 200 गोल्ड। बेसिक सोर्ड अरे कोर 500 गोल्ड। रैंडम स्किल फ्रैगमेंट 1000 गोल्ड। मैं उस लिस्ट को घूरता हूँ और मेरी सांस हल्की सी थम जाती है। सोर्ड अरे मास्टर सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? सोर्ड्स न होना, अरे टेक्निक्स न होना या कोर न होना। लेकिन अब मेरे पास शॉप है। जब तक मेरे पास गोल्ड है, इनमें से हर एक चीज मेरी पहुंच में है और मॉन्स्टर्स मुझे गोल्ड मुफ्त में दे रहे हैं। ये एक बिल्कुल परफेक्ट लूप है। मॉन्स्टर्स को मारो, गोल्ड कमाओ। सोर्ड्स खरीदो और ज्यादा मजबूत अरे बनाओ, फिर उससे और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारो। जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स मैं मारता हूँ, उतना ही ज्यादा अमीर बनता हूँ। जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स मैं मारता हूँ, उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता हूँ। मैं उसी समय 2 बेसिक आयरन सोर्ड्स और एक पोर्शन लो ग्रेड स्पिरिट सैंड खरीद लेता हूँ। गोल्ड स्पेंट 200, करंट गोल्ड 6 टन। 2 बिल्कुल नई आयरन सोर्ड्स मेरी हथेलियों में प्रकट हो जाती हैं। उनकी ब्लेड्स टॉप टियर नहीं हैं, लेकिन वे ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स की तुलना में कहीं ज्यादा सही सलामत हैं। मैं दोनों नई सोर्ड्स और स्पिरिट सैंड को सिस्टम स्पेस में रख देता हूँ। अब मेरे पास कुल 5 इस्तेमाल करने लायक सोर्ड्स हैं। मैं अभी भी एक समय में पूरी तरह सिर्फ 3 को ही कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन 5 सोर्ड फॉर्मेशन की नींव अब बननी शुरू हो चुकी है। तभी दूर से तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। रिया की भौहें सिकुड़ जाती हैं। कोई आ रहा है। पेड़ों के बीच परछाइयां हिलती हैं और कुछ स्टूडेंट्स अस्त व्यस्त हालत में लड़खड़ाते हुए बाहर आते हैं। जैसे ही उनकी नजर रॉट क्लॉ बीस्ट्स के बिखरे हुए निशानों पर पड़ती है, उन सब के चेहरे बदल जाते हैं। रुको, यहाँ क्या हुआ? रॉट क्लॉ पैक कहाँ गया? अभी तो पूरा पैक इसी तरफ आ रहा था। उनमें से एक मुझे पहचान लेता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। काय, ये मत कहना कि तुमने इन सारे रॉट क्लॉ बीस्ट्स को अकेले मार दिया। मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं बस अपनी सोर्ड्स वापस बुला लेता हूँ और सिर्फ वही हरकत सब कुछ कह देती है। उनके चेहरों पर एक साथ कई भाव उभर आते हैं। हैरानी, अविश्वास और सच्ची बेचैनी की एक हल्की झलक।
हॉल में यही लोग मुझ पर हंसे थे, मुझे गरीब कहाँ था, और बोले थे कि सोड अरे मास्टर चुनना आत्महत्या है। लेकिन अब एक रॉट क्लॉ बीस्ट से निपटने के लिए भी उन्हें पूरी पार्टी चाहिए, जबकि मैंने अकेले पूरा पैक खत्म कर दिया। उनमें से एक मुश्किल से निगलते हुए पूछता है, तुम्हारे अब कितने पॉइंट्स हैं? मैं सपाट आवाज में जवाब देता हूँ, पता नहीं। वह तुरंत अपना जेड टैलिस्मन निकालता है। अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। फर्स्ट प्लेस, तुम फर्स्ट प्लेस पर हो। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी अपने टैलिस्मन्स देखने लगते हैं और हर एक वहीं का वहीं जम जाता है। फर्स्ट प्लेस काई, स्कोर 570। सेकंड प्लेस लूकस, स्कोर 190। थर्ड प्लेस जाओ युएन, स्कोर 130। पूरा ग्रुप अपने टैलिस्मन्स को घूरता रहता है। उनके चेहरे धीरे धीरे बदलते जाते हैं। जिन्होंने कुछ पल पहले मुझ पर शक किया था, अब उनके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं है। लगभग 400 पॉइंट्स का अंतर। यंग मास्टर लूकस के सिर्फ 190 पॉइंट्स हैं। वह पूरे 380 पॉइंट्स पीछे है। यह असंभव है। क्या काई वही सोर्ड अरे मास्टर नहीं है जिसने आज ही अवेकनिंग की है? वह गरीब है। उसके पास तो एक ढंग की सोर्ड खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसका स्कोर इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है? वह मॉन्स्टर्स को मार कैसे रहा है? मैं उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, क्या सोर्ड अरे मास्टर को मॉन्स्टर्स मारने की इजाजत नहीं है? वह आदमी जवाब नहीं दे पाता। उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। रिया भी मेरी तरफ देखे बिना नहीं रह पाती। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान की झलक उभरती है। तभी दूसरी तरफ से पेड़ों के बीच एक धीमी, गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, काय। मैं मुड़कर देखता हूँ। लूकस आ चुका है। उसने नए रोब्स पहन लिए हैं, लेकिन उसके चेहरे का भाव अब भी खराब है। उसके कंधे पर पहले वाला घाव अब भी साफ दिखाई दे रहा है। इस बार उसके पीछे 7 या 8 स्टूडेंट्स हैं, पहले से ज्यादा। साफ है कि उसने अपनी स्क्वाड फिर से बना ली है। वह बिना पलक झपकाए मुझे घूरता है। उसकी आंखें ऐसे जल रही हैं जैसे वह मुझे पूरा निगल जाना चाहता हो। और जैसे ही उसकी नजर मेरे पास तैर रही दोनों थंडर आयरन सोर्ड्स पर पड़ती है, उसका चेहरा और भी बदसूरत हो जाता है। दबा हुआ गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। मेरी थंडर रून सोर्ड, तुमने मेरी सोर्ड को पिघला दिया। मैं शांत स्वर में कहता हूँ, वह पहले से ही टूटी हुई थी। मैंने बस उस स्क्रैप का सही इस्तेमाल किया। लूकस ऐसा लगता है जैसे गुस्से में खून उगल देगा। वह सोर्ड उसके लिए बहुत मायने रखती थी। वह ग्रेसन फैमिली द्वारा खास उसी के लिए तैयार किया गया स्टार्टर वेपन था, जिसकी कीमत भी काफी थी। अब वह सिर्फ मेरे हाथों टूटी ही नहीं, बल्कि पिघलकर मेरी तथाकथित स्क्रैप सोर्ड्स को मजबूत भी कर गई। ये उसे उतना नहीं चुभता जितना कि अगर मैं उसे सिर्फ चुरा लेता। वह दांत भींच कर कहता है, काय, ज्यादा घमंड मत करो। तुमने बस कुछ लो टियर मॉन्स्टर्स मारे हैं। फर्स्ट प्लेस पर होने का मतलब ये नहीं कि तुम सच में मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। बस इंतजार करो। मैं उसकी तरफ देखकर